स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी इंटर का जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो सेकेंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके बारे में बताएंगे। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जन्म। आप लोगों को बताए थे जन्म 3 प्रकार का होता है, लैंगिक, कायिक और अलैंगिक। लैंगिक जन्म पुष्पीय पौधों में एक महत्वपूर्ण घटना है। आप जानते हैं कि इस जन्म के द्वारा पौधों में विभिन्नताएं आती हैं और नई जातियों का विकास होता है। लैंगिक जन्म के लिए 2 जीव आवश्यक होते हैं। एक होते हैं मेल, नर, और दूसरा पौधा होता है फीमेल, मादा। ये 2 जीव लैंगिक जन्म के लिए आवश्यक है। नर पौधे सबसे पहले ये देखते हैं कि फ्लावर किसे कहते हैं, पुष्प किसे कहते हैं। पुष्प पौधों का लैंगिक अंग है जिसका निर्माण फ्लावरिंग सूट से होता है। कहा जाता है कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, अर्थात पुष्प पौधे का मॉडिफाइड सूट है, परिवर्तित तना है। तने के अग्रभाग पर जो कली है वही विकसित होती है पुष्प के रूप में। अब नर पुष्प के बारे में, एक पुष्प के बारे में आप देखें तो पुष्प के अंदर एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं गायनोशियम। ये गायनोशियम है और इसी पुष्प में अगर द्विलिंगी है तो दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं स्टोमेन, स्टामेन कहते हैं। इसके ये दोनों लैंगिक अंग जो है मेन लैंगिक अंग, इसी से संबंधित जो एसेसरी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो 2 होते हैं। एक होते हैं सेपल और दूसरे होते हैं पेटल। ये पेटल है। जो सेपल और पेटल पुष्प के एसेसरी पार्ट हैं, सहायक अंग हैं, और स्टामेन और ये जो पिस्टिल है या गायनोशियम है जिसको कि जायांग कहते हैं, ये पुष्प के मुख्य लैंगिक अंग है। ये अभी हम आपको जो नर भाग है पुष्प का, जिसको कि स्टामेन कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। स्टामेन में आप पाएंगे कि इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है पुतंग जिसको कि फिलामेंट कहते हैं, यह लंबा सिलिंड्रिकल भाग होता है डंठलनुमा। एक होता है कनेक्टिव योज कहते हैं, योजी, जो फिलामेंट को इस एंथर से जोड़ता है। ये है एंथर, पराग कोश, एंथर साइड। तो ये स्टामेन के 3 पार्ट हो गए, फिलामेंट जिसको कि पुतंग कहते हैं, एंथर साइड जिसको कि परागकोश कहते हैं, और कनेक्टिव जिसको कि योज कहते हैं। ये जो पौधा होता है नर, इसमें जो परागकोश होता है, एंथर साइड होता है, इसी में परागकण का निर्माण होता है। अब एंथर साइड के बारे में देखें तो एंथर साइड का जब हम सेक्शन काटते हैं तो पाते हैं कि इसमें 4 पाली होती है। इसमें 2 लोब होते हैं, यानी बाइलोब होता है। बाइलोब का मतलब यह होता है बाइलोब, द्विपालिक। बाइलोब का मतलब होता है द्विपालिक। द्विपालिक का मतलब 2 पाली होती है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। एक कोष्ठक यह है, एक कोष्ठक यह है, एक कोष्ठक यहाँ और एक कोष्ठक यहाँ, यानी प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक। तो कुल मिलाकर के इसमें 4 कोष्ठक होते हैं, यानी इसमें टेट्रास्पोरिंग कहते हैं, इसको 4 चतुष्कोष्ठी कहते हैं। तो जो आवृत्तिबीजी पौधे होते हैं उनके एंथर में द्विपालिक होता है और चतुष्कोष्ठी होता है, 4 कोष्ठक होते हैं। अब आप देखेंगे कि जो यह एंथर साइड है, इसका जब हम सेक्शन काटते हैं, टीएस काटते हैं, तो ये संरचना दिखाई। ये टीएस ऑफ स्पोरेंजियम है या टीएस ऑफ एंथर से कर सकते हैं।
तो जब इसका बीजाणुधानी का हम सेक्शन काटते हैं तो पाते हैं इसमें 4 कोष्ठक है। प्रत्येक कोष्ठक का संरचना का अध्ययन करें तो ये देखेंगे कि सबसे बाहर एक मोटी भित्ति होती है जिसको कि एपिडर्मिस वाह भित्ति कहते हैं। उसके नीचे जब आते हैं तो एक पतली भित्ति होती है जिसको एंडोथीसियम कहते हैं। यह एंडोथीसियम है। यहाँ पर केवल एंडोथीसियम होता है। यहीं से जब ये परिपक्व बीजाणुधानी हो जाती है तो ये ब्रेक होता है और स्पोरेंजियम का स्फुटन होता है, डेhiscence होता है, यानी ये स्फुटित होती है, फटती है, तो यहाँ से परागकण बाहर निकलता है। केवल यहाँ एंडोथीसियम होता है, ये बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस में नहीं पाई जाती है। यह महत्वपूर्ण चीज है। तीसरे नंबर की जो लेयर है वो मिडिल लेयर है, मध्य भित्ति, मध्य परत। मध्य परत की संख्या 2 से 3 हो सकती है। वो सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंदर जो स्पोर है उनको सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण संरचना ये टेक्टम। यह टेक्टम सबसे अंदर की लेयर है जो बहुकेंद्रकीय होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यह बहुकेंद्रकीय होती है। इसमें केंद्र की संख्या 1 से अधिक होती है और इसमें पोषक पदार्थ भरे होते हैं। यह जो होता है स्पोरेंजियम, यह 2 प्रकार का हो सकता है। एक अमीबॉइड कहते हैं और एक सेक्रेटरी कहते हैं। अमीबॉइड का मतलब कि यह सेक्रेशन ये फट जाता है, टूटता है और इससे जो पोषक पदार्थ होता है नीचे आता है और स्पोर उसको पाते हैं। और सेक्रेटरी का मतलब ये फटता नहीं है, इसमें से सेक्रेशन होता रहता है पोषक पदार्थ का। तो टेक्टम इसका बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है जो पोषण प्रदान करता है स्पोर्स को। आगे अंदर आते हैं तो अंदर जो बीजाणुधानी है, इस बीजाणुधानी में शुरू में स्पोर मदर सेल होती है। यह स्पोर मदर सेल 2 में होती है, दुगुनी होती है। जब इसमें मियासिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो यह स्पोर मदर सेल 4 स्पोर का निर्माण करते हैं, 4 बीजाणु का निर्माण करते हैं। इस बीजाणु को पोलन ग्रेन भी कहते हैं, परागकण भी कहते हैं। यह जो परागकण है तो चारों आपस में जुड़े रहते हैं। शुरू में ये चारों आपस में जुड़े रहते हैं और इनका संरचना कई प्रकार का हो सकता है। लीनियर हो सकते हैं, चारों लाइन लग सकते हैं, या टेट्राड हो सकते हैं, या आइसोबाइलेटरल हो सकते हैं, या टी शेप हो सकते हैं। ये कई प्रकार की संरचना में पाए जाते हैं। अब ये स्पोर परिपक्व होने के बाद एक एक करके बाहर निकलते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ये एंडोथीसियम यहाँ से दीवार पड़ती है और ये बाहर निकलते हैं। आप देखेंगे कि ये जो स्पोर है, जब इनका डेhiscence होता है, फटती है तो स्पोर बाहर निकलते हैं। तो ये स्पोर कैसे होते हैं? आप पाएंगे कि ये स्पोर इस तरह से है, कहीं कहीं पर इसमें छिद्र होते हैं। इस तरह से स्पोर है जिसको कि हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं। ये स्पोर है। इसमें बाहर की एक लेयर होती है जिसको कहते हैं जाइलम, वाह भित्ति। उसके ये मोटी भित्ति होती है। उसके अंदर एक लेयर होती है जिसको कहते हैं इंटाइन। ये जो अंदर 2 कोशिकाएं होती हैं, ऊपर होती है वेजिटेटिव सेल और नीचे होती है जेनेरेटिव सेल। बाहर एक जाइलम होती है। ये स्पोर जो होते हैं इनकी जो संरचना करते हैं जिस साइंस के अंतर्गत, उस साइंस का नाम दिया गया है पेलिनोलॉजी। ये पेलिनोलॉजी साइंस है जिसके अंतर्गत स्पोर्स का अध्ययन करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो एंजाइम है वो खुदरी होती है, मोटी होती है और इसमें एक पदार्थ होता है, वो बहुत ही स्पेशल पदार्थ है, स्पोरोपोलेनिन कहते हैं इस पदार्थ को। यह एक रासायनिक पदार्थ है, प्रोटीन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह स्पोरोपोलेनिन इसमें पाया जाता है। नीचे आएंगे तो पतली झिल्ली होती है जो पेक्टिन की बनी होती है, पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। इंटाइन कहते हैं, अंतर्भित्ति कहते हैं। और इसका अंदर के वो 2 कोशिकाएं होती हैं, ऊपर वेजिटेटिव कोशिका और नीचे जेनेटिव कोशिका होती है। ये जो स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स बहुत लंबे समय तक पौधों में जीवित रहते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं, एक टोटल देखिए इस स्पोर्स को परागकण भी कहते हैं। अब इस परागकण का जो जीवन काल है
धान में, गेहूं में केवल बहुत कम समय का होता है, मुश्किल से 2-3 घंटे का या मिनट का, 20-25 मिनट का होता है। जबकि कुछ पौधों में यह 2 साल 3 साल तक ही जीवित रह सकते हैं। सोलेनेसी कुल के, रोजेसी कुल के पौधों में इनका जीवन काल बहुत लंबा होता है। यह जो स्पोर्स है, परागकण है, इनमें बाहर जो भित्ति होती जाइन, इसके कारण, स्पोरोपोलेनिन के कारण यह बहुत लंबे समय तक सड़ने से बच जाते हैं। और यही कारण है कि यह पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो जीवाश्म का कार्य भी करते हैं परागकण। अब कुछ परागकण कुछ पौधों में ऐसे होते हैं वो एनर्जी उत्पन्न करते हैं, जैसे पार्थेनियम, गाजर घास कहते हैं, जो गेहूं आयात हुआ था विदेश से, उसके साथ ये पौधा आया था। और इसका पौधे का जो पोलन ग्रहण होता है वह एलर्जिकल होता है, और इसके कारण दमा और श्वास का रोग भी होता है। और ये जो स्पोर्स है, परागकण है, परागकण के अंदर पौष्टिक पदार्थ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए आजकल परागकण का उपयोग हम टैबलेट्स के रूप में भी कर रहे हैं, जो प्रोटीन और अन्य न्यूट्रिएंट पदार्थ प्राप्त करते हैं और बहुत ही पोषक पदार्थ होने का उपयोगी है परागकण। धन्यवाद।